व्हाट वी हैव स्टडीड इन दैट थियरी? फर्स्ट पॉइंट क्या स्टडी किया था बच्चा लोग हमने? कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है, एक्टिविटी आपकी जो भी लिविंग सेल्स की वो डेड है या लिविंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल है इसमें? लिविंग सेल। यस। दूसरा, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट? रूट प्रेशर में कुछ वैल्यूज देखी थी हमने, कितने से कितने बार तक था? 1 to 2 बार। 1 to 2 बार, करेक्ट। एंड और क्या देखा था हमने? हाइट अप टू 10 मीटर टू 10 to मैक्सिमम 20 20 मीटर। ओके। और what else we have studied? The factors like oxygen, temperature, moisture affect this root pressure, correct? उसके बाद कुछ limitations देखे थे हमने. Now today we are going to study the capillarity theory and after that we are going to study cohesion tension theory. तो total यहाँ पे 3 theories हैं. So first of all root pressure theory जो already हमारा हो चुका है. Now next that we are going to study is capillarity theory. After that cohesion tension theory. कैपिलरी फोर्स सबको पता है, बार बार मैं डिस्कस करती हूँ. आप लोगों को ब्लड वाला एग्जांपल याद है? यस। छोटा सा ग्लास रॉड ब्लड पे रखने क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैपिलरिटी फोर्स की वजह से वो उसमें एंटर करता है और कुछ डिस्टेंस तक क्या करता है, वो ट्रेवल करता है. याद है ना? सेम. सो कैपिलरिटी थियरी में वी आर गोइंग टू दैट ओनली. सो कैपिलरिटी थियरी में आपका जो फोर्स, दिस थियरी इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फोर्स थियरी. ओके, फिजिकल फोर्स थियरी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ क्या स्टडी किया था कि लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू रूट प्रेशर थियरी, लेकिन कैपिलरिटी थियरी के हिसाब से यहाँ पे योर डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप. कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके. सो कैपिलरिटी थियरी में कौन सा सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? डेड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ पे फिर एक एक्सपेरिमेंट भी प्रूव किया गया है, वही आपका ब्लड वाला एग्जांपल. फिर दूसरा, आप नॉर्मल जैसे वाटर है, ठीक है, ग्लास में, इसमें आप स्ट्रॉ डालोगे तो क्या होगा? बिना सक किए भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो वाटर अपने आप ट्रेवल करेगा स्ट्रॉ में. यस और नो? यस. ओके. नाउ टेल मी वन थिंग. एक स्ट्रॉ आपका ये है एंड अनदर स्ट्रॉ इज दिस. किसमें ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा वाटर? फर्स्ट वन में. फर्स्ट वाला. व्हाई? बिकॉज इट इज नैरोअर. सो ज्यादा लंबा दूर तक आपका मेंटेन रहेगा. समझ में आया सबको? तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू कैपिलरिटी थियरी आपके जो डेड सेल्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स, कि जहां से आपका जो भी एसेंट ऑफ सैप है इट इज ट्रेवलिंग. बट यहाँ पे फिर उसमें लिमिटेशंस में भी ये डिस्कस हो जाता है कि जो जाड़े वाले प्लांट्स है, बिकॉज हमको पता है कि 2-3 टाइप के प्लांट्स होते हैं. एक थिन वाले जो लॉन्ग प्लांट्स होते हैं और एक जिसका गर्थ डायामीटर ज्यादा होता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी अच्छी खासी है. तो इसमें आपका ये लिमिटेशन आ गया ना कैपिलरिटी थियरी में. यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिलरिटी थियरी में डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल. फिर विक करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको शो किया. एक ऑयल लैंप है, उसमें कैपिलरिटी दिखाया कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ट्रेवल करेगा. दूसरा स्ट्रॉ और वाटर का ही एग्जांपल दिया, जैसा हम लोग अभी डिस्कस किए. तो सर्टेन हाइट तक थोड़ा बहुत वाटर अपने आप क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द स्ट्रॉ. अगर वो एकदम थिन है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर ज्यादा थिक है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा. ओके. आफ्टर दैट अभी आपका जो कैपिलरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ, अब अगर किसी चीज में कोई चीज ऊपर जा रही है, डायामीटर पे भी अफेक्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली मुझे एक चीज बताओ. वाटर कॉलम हम डिस्कस करते हैं, वाटर कॉलम क्या होता है पता है? एक लेयर. अभी जैसे ये आपका स्ट्रॉ है, इसको हमने वाटर में रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इतना अमाउंट का आपका वाटर ट्रेवल कर रहा है, तो कंटिन्यू जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स डेवलप हुई है ना,
और कंटिन्यू एक वाटर का चैनल चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वाटर कॉलम। वाटर कॉलम सबको पता है? यस, नो? नहीं पता है तो अभी मैंने बताया, अभी समझ में आया? जहाँ पे आपका सारा वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर रन कर रहे हैं कंटिन्यूअस, एक फेज बना हुआ है, एक चैनल बना है, दिस इज कॉल्ड एज वाटर चैनल, और यू कैन से वाटर कॉलम। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे भी आपका जो कैपिलरी फोर्स है ना, कैपिलरी फोर्स, उसके लिए कैपिलैरिटी के लिए योर सम फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ड्यू टू फर्स्ट इज सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर कॉलम है तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर डेवलप रहेगा, सरफेस पे एक टेंशन प्रेजेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। देन कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स क्या होता है वो भी सबको पता है, अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, जिसके वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे, दे आर गोइंग टू अट्रैक्टेड टू ईच अदर, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो कोहेशन फोर्स एंड द अनदर वन इज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को कौन सा फोर्स बोलते हैं? Adhesive force, adhesion. यस, सो हियर सरफेस टेंशन, कोहेशन, एडिशन, वेयर आर अदर्स? बाकी के लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? अमन, आर यू देयर? Yes, yes. बच्चा सोना नहीं है, यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, सो कैपिलैरिटी फोर्स इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, कोहेशन, एडिशन, ये तीनों फोर्सेस सबको क्लियर है। देन इसके अलावा आप लोगों ने 11th में एनाटॉमी पढ़ा है, डू यू नो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ जाइलम, वेसल, ट्रैकेट्स, कुछ पढ़ा है एनाटॉमी में 11th स्टैंडर्ड? No. No. एनाटॉमी नहीं हुआ है आप लोगों का? No, ma'am. ओके, सो यहाँ पे आपका जो जाइलम और फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यू, वी नो दैट जाइलम कंडक्ट्स द वाटर एंड फ्लोएम फूड, इतना हमको पता है। ओके, Yes. अब जाइलम के आगे भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जाइलम का 2 कंपोनेंट होता है, वेसल एंड ट्रकेट, मतलब ये भी जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उसके लिए भी फर्दर कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, वेसल एंड ट्रकेट। जहाँ पे क्या होगा, अभी इसका डायग्राम वगैरह हम देखने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। इट इज लाइक वेसल and this is like a trachea, so these are the components जहाँ पे अंदर से वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो जाइलम, वेसल और ट्रकेट जो है आपका, उसका जो ल्यूमेन समझते हो, दिस इनर स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। जैसा अगर हम सेल देख रहे हैं, मेसोडर्म, एंडोडर्म, आउटरडर्म, तो ये बीच का जो एम्प्टी स्पेस है ना, दिस सेंटर वन इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। समझ में आया? कैविटी अंदर की एम्प्टी स्पेस, कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जाइलम का कंपोनेंट्स देख रहे हैं हम लोग, वेसल और ट्रकेट, उसका जो ल्यूमेन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉ से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रॉ का हमने डायामीटर कंपेयर किया था, राइट? तो इसका अंदर जितना ज्यादा स्पेस होगा, ऑटोमेटिकली ल्यूमेन ज्यादा है तो मतलब गर्थ ज्यादा है, गर्थ मतलब समथिंग इज लाइक ब्रॉडर, करेक्ट? तो जितना ज्यादा ब्रॉड, कैपिलरी फोर्स की वजह से वाटर उतना कम रन करेगा या ज्यादा रन करेगा, ये बताओ। अभी आप लोग ने आंसर दिया तो सेम कम रन लॉजिक अप्लाई करना है बच्चा। यहाँ पे ल्यूमेन हमको पता है, इट इज कैविटी, करेक्ट? सो ल्यूमेन में यहाँ पे अभी हम किसके बाद, हमने स्ट्रॉ का क्या बात किया था, डायामीटर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ल्यूमेन ऑफ दिस कंपोनेंट्स वेसल एंड ट्रकेट। सो डायामीटर इज नथिंग बट इंक्रीज इन गर्थ, करेक्ट? ल्यूमेन इज ऑल्सो मतलब कैविटी, तो जितना ज्यादा ल्यूमेन, जितनी ज्यादा कैविटी, ऑटोमेटिकली आपका डायामीटर बढ़ रहा है ना, तो जितना डायामीटर ज्यादा होगा उतना वाटर कम रन करेगा। अभी आप लोगों ने आंसर दिया था ना, मैंने जब ड्रॉ किया था स्ट्रॉ दोनों, समझ में आया Yes. सबको ये? तो जितना ज्यादा डायमीटर, जितना ज्यादा ल्यूमेन, वाटर उतना कम रन करेगा। ओके, अब यहाँ पे आपका वाटर कॉलम एग्जिस्ट क्यों होता है, ड्यू टू दिस कोहेशन। कोहेशन की वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड एंड गोइंग टू ट्रेवल टुवर्ड्स। एडहेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो साइड साइड का वॉल्स है, ओके, सरफेस टेंशन की वजह से सबसे पहले सारी चीजें ऊपर की तरफ पुल होंगी, यस और नो? सरफेस टेंशन ऊपर डेवलप है तो क्या होगा, चीजें वहां पे एकदम मेंटेन होंगी, ऊपर की तरफ से पुल होंगी। कोहेशन की वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में ट्रेवल करेंगे, साथ में चलेंगे। और एडिशन की वजह से क्या होगा, एडिशन फोर्स इज गोइंग टू बी बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स,
और आपका जो साइड का चैनल है, साइड के जो वे उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा तभी तो ऊपर ऊपर जाएगा ना साथ में। यस और नो? समझ में Yes. आया सबको? सो यहाँ पे आपका कॉलम, वाटर कॉलम एग्जिट है बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस। ओके, और यहाँ पे कैपिलरिटी फोर्स, इस वजह से क्या होगा, आपका वाटर जो इट इज गोइंग टू पुल्ड कंडक्टेड अपवर्ड्स। ओके, बट कैपिलरिटी फोर्स की वजह से पूरा वाटर ऊपर एकदम ट्रैवल करेगा क्या? जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिलरी फोर्स, इज इट पॉसिबल? मुझे एक चीज बताओ, आप नारियल पानी पी रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉ डाल के उसमें, अब आपने उसको बिना सके आपके मुंह में पूरा ट्रैवल करेगा क्या? No. ऑब्वियसली नो। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपिलरी फोर्स की वजह से अभी हमने क्या बोला कि कुछ डिस्टेंस तक जाएगा वो। अब तुम जस्ट स्ट्रॉ मुंह में डाल के बैठोगे तो ऑटोमेटिकली वाटर ट्रेवल करके तुम्हारे पास नहीं आएगा, यू हैव टू अप्लाई प्रेशर, करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रॉ डालते हो पानी में, कुछ हद तक, टू सम डिस्टेंस, वो क्या होता है, वाटर अपने आप ट्रेवल करता है, बट इट इज टू सम एक्सटेंट ओनली। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे Yes. दिस आर द लिमिटेशंस की रूट प्रेशर के जैसे ही कैपिलरी प्रेशर भी आपका, यहाँ पे कैपिलरी फोर्स भी क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। अगर आप बोलो तो फिर जो बड़े बड़े लॉन्ग ट्रीज हैं जिसका डायमीटर ज्यादा है तो वहां पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes. सबको समझ में आया? व्हाट अबाउट अदर्स? बच्चा लोग, आर यू देयर? Yes, ma'am. अक्षय, श्रुति, Yes, श्रेया, ma'am. Yes, ma'am. साहिल, बी अटेंटिव, ओके? So root pressure theory we are done, capillarity force theory भी done. First of all here dead cells are responsible. This capillarity force के लिए तीन चीजें responsible. पहला आपका surface tension, जिसके वजह से आपका जो भी water column it is going to be attracted towards the upside. Cohesion, that is the attraction between the similar molecules, that is the water molecules, ठीक है? Adhesion is the attraction between the different molecules, like the अट्रैक्शन बिटवीन योर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आपका जो जाइलम है जो इसको कंडक्ट करा रहा है, उसके जाइलम वॉल के बीच में, वाटर के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, दिस इज द एडिशन। ओके, अब कैपिलरिटी फोर्स, जाइलम फर्दर हैव टू कंपोनेंट्स, वेसल एंड ट्रैकिड्स। सो इसका जो ल्यूमेन है दैट इज द कैविटी दैट वी कैन कंसिडर एज डायमीटर। जितना ज्यादा डायमीटर होगा चीजें उतनी वाइड होंगी तो वाटर उतना कम रन करेगा, तो इसलिए जो टॉलर प्लांट्स है उसमें मुश्किल है इसका रन करना। So we are done with all the points. Now we are going to see the limitations. सबको समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. Okay. Responsible, ये दो तीन चीजें important है, dead cells, this forces, surface tension, cohesion, adhesion. इसके अलावा आपका lumen, this component, that's it. So limitations में first of all यहाँ पे अगर आपको रन कराना है तो सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए, दोनों हॉलो चाहिए, दोनों साइड से ओपन चाहिए। अब स्ट्रॉ आपने देखा होगा, स्ट्रॉ यहाँ से भी ओपन होता है जहां से वाटर एंटर करेगा और जहां से आप सक कर रहे हो, दोनों जगह से हॉलो है, करेक्ट। अगर मुझे इसको पूरा रन कराना है, मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया ना, स्ट्रॉ उसमें नारियल पानी में डाल के रखो और आपके पूरे मुंह में जाना चाहिए, तो इट इज लाइक कि अगर मुझे इसको पूरा रन कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मुझे हॉलो चाहिए। अगर एक साइड से ये पैक होगा तो वो उतना रन ही नहीं कर पाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिलरिटी ट्यूब है जो आपका जाइलम है, इट मस्ट बी कंप्लीटली हॉलो अकॉर्डिंग टू दिस कैपिलरिटी थियरी, ठीक है? इस थियरी की वजह से उसको प्रॉपर हॉलो होना चाहिए फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, दोनों। लेकिन आपका जो ट्रकीट्स है ना जाइलम वाला बच्चा लोग, यू कैन सी इट इज अ क्लोज एंड, करेक्ट? दिख रहा है आपको? वेसल्स में ओपनिंग है बट आपका ट्रकीट्स कैसा है, वो एक साइड से क्लोज होता है। इट इज विजिबल टू यू, दिख रहा है सबको? सो ट्रकीट्स आपका क्या है, क्लोज है। तो ट्रकीट्स अगर क्लोज है तो वहां पे कैपिलरिटी फोर्स आपकी क्या होती है, फेल हो जाती है, वो वहां पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। समझ में आया? Yes. अब यहाँ पे दूसरा, द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरिटी, आपका जो कैपिलरिटी ट्यूब है जाइलम का, उसका जो दूसरा वाला एंड है, इट शुड बी डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल, क्योंकि सॉइल से हम वाटर रन करा रहे हैं, करेक्ट? वी आर एब्सॉर्बिंग द वाटर थ्रू सॉइल। सो यहाँ पे दूसरा उसका कैपिलरिटी ट्यूब का जो दूसरा एंड है जाइलम का, उसको डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होना चाहिए। बट एज वी नो कि हमारे जो रूट्स है उसके बाद में वहां पे रूट कैप वगैरह भी प्रेजेंट है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, करेक्ट? Yes.
तो इसके वजह से आपका एक बैरियर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट कॉर्टेक्स। अगर आपको याद होगा जब हम लोग पाथवे कर रहे थे तो वहां पे हमने कॉर्टेक्स वगैरह देखा था, कॉर्टेक्स, फिर यहाँ पे आपका वो एंडोडर्मिस, जाइलम, पेरिसाइकल, वाटर फ्लो जब हम देख रहे थे, वे ऑफ वाटर। ओके, सो कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो कॉर्टेक्स के प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, एक बैरियर हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है सॉइल से कैपिलरी ट्यूब का। समझ में आया? सो दिस इज अगेन अ लिमिटेशन। नाउ अब जितना आपका कैपिलरी ट्यूब पतला होगा, थीन होगा, उतना ज्यादा हाइट रीच होगा ड्यू टू दिस कैपिलरी फोर्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बड़े ट्रीज हैं, टॉलर ट्रीज है, जिनका डायमीटर ज्यादा होता है, उनके अगेन ये थियरी फेल हो रही है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Are we done with this theory? सबको clear है? May I ask questions to you all? Yes. Yes. Okay. Mayuresh, please unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. बच्चा आप बताओ कि यहाँ पे अभी limitations 2-3 बता दो आप इसके कैपिलैरिटी थियरी के। मैम दोनों साइड हॉलो रहना चाहिए, और Okay. जो सेकंड वाला है वो सॉइल के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो रूट कैप वगैरह भी उधर रहता है। Due to the presence of cortex, directly contact नहीं हो पाता। नहीं हो और hollow वाले में क्या है बच्चा? Your trachea is क्लोज्ड। yes, closed. Okay, very good. Next, Akshay, बच्चा unmute yourself. Yes, ma'am. ओके अक्षय, अच्छा आप ही हो, आप तो वैसे भी सारा टाइम बोल ही रहे हो, आप रहने दो। नेक्स्ट श्रुति, बच्चा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. ओके, आप लिमिटेशन बताओ बच्चा, थर्ड लिमिटेशन आप बताओ। मैम जो रूट कॉर्टेक्स होता है वो बैरियर होता है, वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता। वो हो गया ना बच्चा, थर्ड वाला लिमिटेशन। अभी मयूरेश ने बताया ना 2 लिमिटेशन, हमने 3 लिमिटेशंस पढ़े ना, आपको सबसे इजी वाला पूछ रही हूँ मैं। डायमीटर वाला, ओके, जो स्ट्रॉ का एग्जांपल लिया था हमने, जितना नैरोवर उतना ज्यादा हाइट ट्रेवल करेगा। तो इस केस में आपके जो लॉन्ग ट्रेस हो गए उनका सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा होता है, गर्थ ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपको कैपिलरी फोर्स की वजह से उतनी ट्रेवलिंग नहीं हो पाई। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस मैम। ओके, सो दिस वर द 3 लिमिटेशंस। ओके, नेक्स्ट वन विल आंसर साहिल, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। आर यू देयर साहिल? यस मैम। ओके बच्चा आप बताओ, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे इसके अलावा क्या और हमने स्टडी किया? अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछती हूँ कि इसका हाइट जो है वाटर रन करने का, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कितना ट्रैवल करेगा कैपिलरी फोर्स के वजह से, कितने हाइट तक? दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? उसका हाइट वाटर इज रेज होता है कैपिलरी ट्यूब में। एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? कोई तो एक फैक्टर डिस्कस किया ना हमने। टॉलर ट्रीज, जाइलम वेसल्स, उसका ज्यादा नैरो होता है बोर डायमीटर। दैट्स द वन पॉइंट बच्चा जो आपको आंसर देना था, कि आपका जो कैपिलरिटी है ना, कितना किस प्लांट में रेस करता है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर डायमीटर। ओके, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes. So we are done with this capillary theory. Now the last one, that is the most accepted theory, cohesion tension theory. Okay, so cohesion tension theory, that is also called as transpiration pull theory. ट्रांसपिरेशन पुल थियरी अगर आपको याद होगा तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। ओके, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, सीजन्स, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस थियरी नहीं डिस्कस किया, लेकिन ट्रांसपिरेशन के ऊपर काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम। सीजन याद है, विंटर सीजन में कम पानी पीते हैं, समर सीजन में ज्यादा। सो सेम इन द सेम वे प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर इन समर सीजन बिकॉज ट्रांसपिरेशन इज मोर, करेक्ट? Yes. सनलाइट ज्यादा होता है, विंड का जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका वाटर का जो लॉस होता है
वेपर फेज में वो ज्यादा होता है इन समर सीजन. So next, cohesion tension theory, also called as transpiration pool theory. This is the most widely accepted theory. Okay. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. So this is the most widely accepted theory. Proposed by, इसका साइंटिस्ट का याद रखना बहुत जरूरी है. So it is proposed by Dixon and Joly. Joly LLB नहीं यहाँ. Dixon and Joly is the name of the two scientists who had proposed this theory. ये साइंटिस्ट दोनों पूछा जाता है इसलिए आपको मैंने लिखा दिया. ठीक है. So first of all, आपका जो ये थियरी है, it depends on two principles, cohesion and adhesion. ठीक है. नाम ये cohesion tension theory. So it depends, दो ही principle है, cohesion, adhesion. Cohesion क्या होता है बच्चा लोग? Force Strong of attraction Upon Yes. between same molecules. between the same molecules. This is called cohesive force. बराबर. और दूसरा Yes. strong force of attraction between the different molecules is called adhesive. Molecules. Adhesive force. adhesive force. तो यहाँ पे कोहेशन सेम मॉलिक्यूल्स मतलब किसके किसके बीच में रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स. The करेक्ट. molecules. Yes. और अगर मैंने एडहेशन फोर्स बोला तो वो किसके बीच में रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स एंड Xylem wall के बीच में. ओके, जाइलम वॉल. वेरी गुड. जाइलम वॉल इज नथिंग बट आपका वाटर रन कहाँ कर रहा है? ल्यूमेन में. करेक्ट. Yes. So you can Yes. also say wall of lumen. आपका जो lumen अंदर का जो diameter का जो wall responsible, you can say that also. Okay? Yes. तो दोनों में से जो भी आएगा, lumen of xylem, wall of lumen, xylem का ही lumen है ultimately. तो wall of xylem या फिर wall of lumen of xylem दोनों चलेगा. ठीक है? So we are done with those two forces. Clear है किसके किसके बीच में कौन सा होगा? याद रहेगा कि लिख दूं यहाँ पे? लिखोगे आप लोग? Yes. अरे मैं लिखूंगी तो आपको भी लिखना है. लिख दो मैम. मैं तो लिखूंगी, आपको भी लिखना है. ये लिखा आप लोगों ने कैपिलैरिटी थियरी का? Yes, ma'am. ओके. सो कोहेशन इज बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, adhesion is between the water molecule और किसका? xylem wall Lumen और of you the- can say lumen All of of lumen xylem of wall. xylem. दोनों चलेगा. ठीक है. xylem wall also you can write or wall of lumen of xylem, दोनों भी चलेगा. क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन हम यहाँ कर रहे हैं. रूट प्रेशर थियरी तो सबने पहले से लिखा हुआ है. ओके. कैपिलैरिटी थियरी लिखना है आपको और कोहेशन टेंशन थियरी. सो यहाँ पे वी आर डन विद दिस टू. अब इसके जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो कौन से? कोहेशन एंड एडिशन. तो अभी ये दोनों फोर्स की वजह से क्या होगा? आपका कंटिन्यू वाटर चैनल बनेगा. वाटर चैनल सबको पता है, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हमने. वाटर चैनल मतलब क्या? जहाँ पे अभी जैसे ये आपका वॉल है, ठीक है, जाइलम का ल्यूमेन है, ये साइड साइड में वॉल है. समझ में आया इतना सबको? अब यहाँ पे क्या है? मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे. ये आपके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, आपस में अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज कोहेशन फोर्स. करेक्ट. अब इनको अगर ऊपर रन करना है तो उसके लिए इनको अट्रैक्शन इसके बीच में भी चाहिए ना, जो वॉल्स प्रेजेंट है अगल बगल बाजू में, जो भी साइड वॉल्स है उसमें भी अट्रैक्शन होगा, तभी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे. Yes. समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस चेन है ना, दिस अनब्रेकेबल चेन, कंटिन्यूअस वाटर रन कर रहा है, दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड एज वाटर कॉलम. जहाँ पे आपका कंटिन्यू ड्यू टू दिस फोर्सेस आपका एक वाटर कॉलम मेंटेन है. कंटिन्यू वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? आप ऊपर की तरफ रन कर रहे हैं. ओके. सो इट इज फ्रॉम रूट अप टू द टिप ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेम और लीफ. अब यहाँ पे जो ना होता है ना बच्चा, अच्छा इतना समझ में आया सबको वाटर कॉलम क्या होता है? Yes. ओके. इट इज गोइंग टू बी रन फ्रॉम root to tip of the stem or leaf.
ओके मतलब एकदम ऊपर, और साइड में आपके जो लीव्स है वहां पे भी टिप तक ये क्या करेगा। इसके पहले हमने दोनों जो थियरीज देखी थी, रूट प्रेशर की वजह से भी वो सिर्फ सम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, थोड़ा सा ही डिस्टेंस, जिसके वजह से लिमिटेशंस आ गए थे। कोहेशन टेंशन थियरी जो हमने देखा वो भी सिर्फ थोड़ा अमाउंट का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह से टॉल ट्रीज में वो एप्लीकेबल नहीं था, जिसका सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा था। करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे हमने वो दोनों लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी क्यों है, बिकॉज वी कैन सी कि इट कैन बी रन फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द स्टेम और लीफ। मतलब ये पूरा का पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ट्रेवल कर सकता है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. Now next, transpirational pull is responsible. Obviously, cohesion tension theory की वजह से transpirational pull होगा। ऊपर जब automatically transpiration ज्यादा होगा, नीड ज्यादा होगा, वेपर में लॉस होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, तो नीचे से आपको ज्यादा फील होगा। और ऊपर जब डिमांड ज्यादा रहेगी तो नीचे से सप्लाई भी ज्यादा होगा। डिमांड एंड सप्लाई पता है ना? तो ऊपर से अगर डिमांड ज्यादा हो रही, कंटिन्यू वेपर लॉस हो रहा है, तो नीचे से ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा हो रहा है। तो एक ट्रांसपिरेशनल पुल के वजह से अगेन एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। आपका जो ये वाटर चैनल है ना, यहाँ पे आपका समझ लीजिए दिस इज योर लीव्स, ठीक है। लीव्स में क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। करेक्ट। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर यहाँ पे कंटिन्यू लॉस हो रहा है वेपर फेस में। तो यहाँ से जब आपका ये वाटर जो लॉस होता है वेपर फेस में, कंटिन्यूसली एक प्रेशर डेवलप हो रहा है आपकी ये वाटर इसमें चैनल में, आपका जो प्लांट है उस पे एक प्रेशर डेवलप होगा। यस और नो? नहीं समझ रहा है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो सबको क्लियर है? Yes, लॉस ma'am. ऑफ वाटर इन वेपर फेस। तो यहाँ पे जब वाटर कंटिन्यू लॉस होगा वेपर फेस में, मुझे एक चीज बताओ, तुमको बहुत प्यास लगी, ठीक है, उसमें भी तुम कंटिन्यू क्या कर रहे हो? समर सीजन में बाहर धूप में चल रहे हो, प्रेशर डेवलप होगा और ज्यादा प्यास लगेगी, डिमांड करोगे और सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। Yes. सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चा लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर कंटिन्यू आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, तो प्रेशर डेवलप हो रहा है। डीपीडी प्रेशर याद है कुछ? डीपीडी प्रेशर कुछ याद है? Yes, ma'am. ओके। तो यहाँ पे जब आपका बच्चा ट्रांसपिरेशनल के वजह से आपका जो ये लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से एक पुल वाला प्रेशर डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ मीजोफिल सेल्स पता है सबको? मीजोफिल सेल्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मीजोफिल सेल 11th में पढ़े रहोगे, याद है कुछ? Yes. Yes. ओके। सो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल के वजह से इट रिजल्टिंग इनटू द इंक्रीमेंट ऑफ डीपीडी इन मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में क्या डेवलप हो रहा है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझ में आ रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिसके वजह से आपका ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप हो रहा है। ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप के होने की वजह से इट इज रिजल्टिंग इनटू द डेवलपमेंट ऑफ डीपीडी इन मेसोफिल सेल्स। इतना समझ में आया? Yes. तो अल्टीमेटली क्या होता है? दिस सेल्स विथड्रॉ वाटर अल्टीमेटली फ्रॉम जाइलम इन द लीफ। अब यहाँ पे पुल डेवलप हो रहा है, मेसोफिल सेल से भी क्या हो रहा है? आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट डेवलप हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा? वाटर को पुल करेगा। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? वाटर अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है, पुल हो रहा है। समझ में आया? तो वाटर अपने आप क्या हो रहा है? अल्टीमेटली विड्रॉ हो जा रहा है जाइलम से लीफ में। यहाँ तक तो जाइलम ट्रांसपोर्ट किया, करेक्ट। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप हुआ, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट हुआ। तो डीपीडी मेसोफिल के में डेवलप होने की वजह से वाटर जाइलम से इज पुल्ड इनटू द लीव्स, फ्रॉम जाइलम टू द लीव्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा वाटर कहाँ तक रन किया? लीव्स तक। सप्लाई करना है ना लीव्स को वाटर, ट्रांसपिरेशन Yes. लीव्स के थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू, सो वी हैव टू सप्लाई द वाटर टू द लीव्स ओनली, करेक्ट। क्योंकि लॉस हमारा लीव्स की वजह से हो रहा है, तो लीव्स में भी तो पानी हमको पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? Yes, सप्लाई ma'am. करना है ना, वी हैव टू सप्लाई वाटर टू द लीव्स आल्सो। दैट्स व्हाई
ऐसे ही लीव्स में ट्रांसपोर्ट होगा वाटर, वही यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होगा, जिसकी वजह से वाटर अट्रैक्ट होगा। ये वाटर अट्रैक्ट होने की वजह से आपका जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है लीव्स में, वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट डेवलप हुआ, जिसके वजह से अल्टीमेटली आपके जाइलम से वाटर खींच के लिया जाता है। विड्रॉन मतलब समझते हो, विड्रॉ किया जा रहा है, तो इट इज खींच के अट्रैक्ट करके जाइलम से किस में वाटर ट्रेवल कर रहा है, लीव्स में। लॉस भी तो यहीं से हो रहा था ना, दिख रहा है? Yes. Yes. यहाँ से वाटर लॉस हुआ, ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हुआ, और साथ ही साथ जो मेसोफिल सेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स में, तो अल्टीमेटली लीव्स में आपका डीपीडी भी डेवलप हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो जाइलम प्रेजेंट है उससे वाटर विड्रॉ कर लेगा, खींच के ले लेगा वाटर। समझ में आया बच्चा लोग? Yes. Yes. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सक्शन प्रेशर हम बोलते हैं, देखो वहां पे क्या होता है, सक्शन प्रेशर इज लाइक कोई भी चीज आप सक करके खींच के ले रहे हो तो वहां पे एक प्रेशर अप्लाई हो रही है, करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पे भी चीजें क्या कर जा रही है, विड्रॉ की जा रही है, मतलब सक्शन प्रेशर एक साइड का अप्लाई हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द डीपीडी। डीपीडी इज आल्सो कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर, हमने पढ़ा था, याद है कुछ? Yes. तो यहाँ पे आपका डीपीडी सक्शन मतलब सक करना, कोई चीज खींच के लेना। सो यहाँ पे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सक्शन प्रेशर, जाइलम से वाटर क्या किया जा रहा है, खींच के अट्रैक्ट करके लिया जा रहा है, खींच के जबरदस्ती। ओके, क्लियर है सबको? Yes. तो इसके वजह से आपका जब आप सक्शन प्रेशर जहां पे आपका अप्लाई होता है ना, ऑटोमेटिकली वहां पे एक नेगेटिव पुल आ जाता है आपका। आपको पता है ये जो हम लोग स्ट्रॉ वाला एग्जांपल लिए थे, ग्लास है, ग्लास में वाटर, यहाँ पे स्ट्रॉ प्रेजेंट है, जब आप इसको सक्शन प्रेशर अप्लाई करते हो ना, जब आप इसको खींचते हो तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव पुल, और इसको ट्रांसपिरेशन पुल भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप डिमांड बढ़ा रहे हो तो यहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा पुल डेवलप होगा बच्चा लोग, नेगेटिव, बस इतना याद रखना। ओके, सो सक्शन प्रेशर की वजह से एक टेंशन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव पुल, और यू कैन से ट्रांसपिरेशनल पुल इन जाइलम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. वापस से एक्सप्लेन करूं, ये पूरा समझ में आया, रिवीजन करते फिर यू हैव टू राइट इट। ओके, अभी आप लोग भी बताओगे मुझे थोड़ा आंसर्स। तो सबसे पहले आपका लीव्स है, लीव्स में क्या हो रहा है बच्चा लोग? Transpiration. यस, दिस इज योर लीव्स। लीव्स में आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दैट रिजल्ट्स इनटू अ, जिसकी वजह से क्या होगा, डीपीडी, और यू कैन से सक्शन प्रेशर इन Mesophile cells. मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, Leaves, प्रेजेंट ma'am. इन लीव्स। ओके, सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट व्हाट, लीव्स में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अल्टीमेटली आपके लीव्स में डीपीडी प्रेशर हुआ है, सो अल्टीमेटली it results, ultimately water is withdrawn। कहाँ से withdraw करेंगे बच्चा लोग, Xylem. from xylem। समझ में आया? so ultimately water is withdrawn from xylem, that results into a, so DPD is also called a suction pressure, that results into a, कौन सा प्रेशर डेवलप हो रहा है बच्चा, नेगेटिव। ओके, समझ में आया? Yes. so that results into a negative pressure। दिख रहा है सबको? Yes. okay, so leaves में transpiration हो रहा है, that is resulting into the development of DPD or suction pressure in the mesophyll cells present in leaves। leaves में जो mesophyll cells है वहां पे DPD प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट अल्टीमेटली जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपका वाटर जाइलम से ले लिया जा रहा है, इट इज विथड्रॉन, और यू कैन से सक। अब ये सक्शन प्रेशर की वजह से इट रिजल्ट्स इनटू अ डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है,
यहाँ पे स्पेस नहीं, यू हैव टू राइट इट. नेगेटिव प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल. नेगेटिव पुल, सॉरी, नेगेटिव प्रेशर लिखना है. इट इज नेगेटिव पुल, मतलब नेगेटिव प्रेशर ही डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से नेगेटिव पुल. पुल मतलब समझते हो ना, कोई भी चीज खींचना. ओके, पुश एंड पुल पढ़ते हैं ना हम. सो इट इज पुल करना. नेगेटिव प्रेशर की वजह से नेगेटिव पुल हो रहा है जिसकी वजह से वाटर ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू ट्रैवल. इज इट क्लियर बच्चा लोग? Yes. So here we are done with the basics of this theory. इतना क्लियर है सबको? तो लिमिटेशंस में फिर हम मूव ऑन करते हैं. लिमिटेशंस क्या है इस थियरी के, कि अगर ट्रांसपिरेशन हमको ऑपरेट करना है तो ट्रांसपिरेशन के लिए हमको वाटर कॉलम कैसा चाहिए? कंटिन्यूस चाहिए. यस और नो? Yes. अभी हमने डिस्कस किया था ना, ड्रॉ जब किया था, कि आपका जो वाटर कॉलम है वो कंटिन्यूस चाहिए हमको ताकि वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सके. लेकिन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से हमको पता है कि ट्रांसपिरेशन अफेक्ट होता है. करेक्ट? टेम्परेचर हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गया, ये सब की वजह से ट्रांसपिरेशन क्या है, कम ज्यादा होता रहता है. तो अगर ट्रांसपिरेशन कम ज्यादा हुआ तो अल्टीमेटली आपका ये जो वाटर कॉलम बना हुआ है वो भी अफेक्ट हो रहा है. यस और नो? Yes. एंड वी नो ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होता है बच्चा लोग, दिन में या रात में? दिन में. ओके, तो अल्टीमेटली आपने कभी ये देखा रात को प्लांट्स को पानी नहीं दी जाती है बोलते हैं. करेक्ट? पानी रात में नहीं डाला जाता प्लांट्स में. व्हाई? बिकॉज ट्रांसपिरेशन रात में नहीं होता है. तो अगर आप वाटर उसको प्रोवाइड भी कर रहे हो तो वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. बिकॉज वी नो ट्रांसपिरेशन जब ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. ओके, सो ड्यू टू द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपका जो डे और नाइट है, कभी कभी गैस बबल भी एंटर कर जाता है वाटर कॉलम जिसके वजह से ब्रेक हो जाता है. ओके, क्लियर है बच्चा लोग इतना? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे इस थियरी के हिसाब से अभी जो जाइलम के जो कंपोनेंट्स है, वेसल्स एंड ट्रकेट्स, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, दिस मैकेनिज्म, इनका ये कहना था कि जो ट्रकेट्स है ना, दे आर द मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू वेसल्स. ओके, जो वाटर कॉलम मेंटेन हो रहा है ना उसके लिए ट्रकेट्स आर मोर डेवलप अकॉर्डिंग टू दिस थियरी. लेकिन बाद में ऐसा प्रूव हुआ कि जो वेसल्स है ना, दे आर मोर इवॉल्व एंड मोर बेटर एज कंपेयर टू ट्रकेट्स. तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि मतलब जो उन्होंने बोला उसका जस्ट अपोजिट हुआ. इतना समझ में आया बच्चा लोग? यस, नो? Yes, ma'am. कुछ रिपीट करूं कि सारी चीजें समझ में आ रही है? अब अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि ट्रांसपिरेशन जब तक होगा तभी तक वाटर एब्जॉर्ब होगा, ऐसा इस थियरी का मानना था. बट एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया जहाँ पे प्लांट को स्मियर किया वैसलीन के साथ, और उन्होंने फिर वहां पे क्या हो गया, आपका अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो गया. लेकिन ट्रांसपिरेशन स्टॉप होने के बाद भी जाइलम जो है आपका, जाइलम का एसेंट ऑफ सैप, जाइलम का जो आपका एसेंट ऑफ सैप है उसमें क्या है, वाटर एंड मिनरल्स. करेक्ट? तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन वहां पे भी जाइलम ने अपना मूवमेंट दिखाया. तो वहां पे भी एक थियरी फेल हुई. करेक्ट? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, थियरी का नाम ही ट्रांसपिरेशनल पुल है ना, दूसरा कोहेशन थियरी एंड ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी. तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि ट्रांसपिरेशन तब तक प्रेजेंट होगा तब तक ही ये क्या होगा, आपका जो वाटर कॉलम मेंटेन है वाटर सप्लाई होगा. बट हमने क्या देखा ये एक्सपेरिमेंट में कि जब हमने प्लांट को स्मियर किया, कट किया और वहां पे वैसलीन डाला तो वहां पे आपका ट्रांसपिरेशन बंद हो गया. उसके बाद भी आपका एसेंट ऑफ जाइलम है तो भी वो थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रहा है. इज इट क्लियर बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, इसके अलावा ये जो डेसिडियस प्लांट्स है वहां पे तो लीव्स है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी लीव्स गिर चुकी है, फिर भी वहां पे एसेंट ऑफ सैप हो रहा है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ट्रांसपिरेशन के लिए हमको लीव्स चाहिए. करेक्ट? जब तक ट्रांसपिरेशन होगा लीव्स चाहिए उसके लिए. तो ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आपका एसेंट ऑफ सैप भी ट्रैवल नहीं करेगा. लेकिन द प्लांट्स दैट इज डेसिडियस वहां पे लीव सारे के सारे गिर चुके हैं, वहां पे भी आपका एसेंट ऑफ सैप ट्रैवल कर रहा है. तो वहां पे भी थियरी क्या हुई, फेल हो गई. सो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ दिस थियरी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Is there any doubt or difficulty? Limitation सबको समझ में आया या फिर should I repeat it again? Everyone say at least yes or no. Yes. चाहिए वापस से limitations? या समझ में आ गया? समझा. समझा. चलो कैपिलैरिटी थियरी हेडिंग दो, पॉइंट्स लिखो एंड देन कोहेशन थियरी नोट डाउन करो.
This is an important point. वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट, so पहले ये साइड के पॉइंट्स नोट डाउन कर लो. डन बच्चा लोग? Yes. After this we are going to study the transport of mineral ions. जैसे कि अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी क्लासरूम में, वी हैव स्टडीड कि मिनरल आयंस कैसे होते हैं, कैसे क्या ट्रांसपोर्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट इट इज डिवाइडेड इनटू टू मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स, राइट? वापस से डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. देन मोबाइल एलिमेंट्स, इमोबाइल एलिमेंट्स, डन बच्चा लोग? आर वी डन विद दिस पार्ट? मैम. ये पार्ट हो गया, ओके. Write this part as well. So basically in transport of minerals we are going to study minerals first of all कहाँ से absorb होंगे, sources क्या है? soil, Yes, और water, yes, और एक डिस्कस किया था, याद करो. fertilizer, Earth's crust. Okay, earth crust, soil, fertilizers, water, और भी हमने एक शायद से sunlight, सनलाइट, एयर स्टडी किया था इफ यू रिमेम्बर, नाइट्रोजन, याद आ रहा कुछ? अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम. आर वी डन विद दिस एवरीवन? सबका हो गया? शुड आई रबी? Okay. So next one is transport of mineral ions. So basically we know the sources are the soil, water, sunlight. Sunlight से क्या मिलता है Sharon? What we get from vitamin sunlight? D, Vitamin D. Plants को भी चाहिए रहता है vitamin D. बोलो. Okay. So soil, water, these are the earth crust. आपका ये main sources हो गया minerals का. Minerals play a very important role, and again it is divided into two forms depending on the amount. So minerals is divided into two types. कौन से? अगर ज्यादा है 10 मिलीमोल से तो it is, जिसका हो गया एटलीस्ट वो आंसर कर सकता है. macro, micro, Yes. Okay. मैक्रो एलिमेंट्स मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चा लोग? मैक्रो ज्यादा मीन्स व्हाट? quantity, मैक्रो मतलब होता है मोर, ज्यादा. माइक्रो मतलब छोटा, कम. ओके, सो मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट दो है डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट. अमाउंट कितना है? मैक्रो में क्या होगा? एक्सेस टू 10 10 milli, मोल पर
करेक्ट? Yes. यहाँ पे लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम. Okay, so basically we have to just see कि minerals is divided into two types. जहाँ पे 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा क्वांटिटी चाहिए प्लांट्स को, इट इज कॉल्ड एज मैक्रो एलिमेंट्स. मतलब ये जो एलिमेंट्स रहेंगे इसमें जो हम स्टडी करेंगे मैक्रो एलिमेंट्स में, वो प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल. और माइक्रो मतलब प्लांट्स को ये एलिमेंट्स कैसे चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, दैट इज लेस देन 10 मिलीमोल. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके. मैक्रो एलिमेंट्स में हमने क्या कोड याद किया है? क्या आएगा मैक्रो एलिमेंट्स में? NPK, चोन, कास, Mg, 3, 4, 3. ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बच्चा लोग? नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको हेल्प 9. करेगा जिसका मैम भी नहीं वो हुआ है. CHO के बाद N नहीं आएगा, 9 ही थे इधर. अच्छा हाँ, बार बार वो एन ही एक्स्ट्रा हो जाता है. Yes. ओके, सो इट इज 9. तो मैक्रो में कितने नंबर आ गए एलिमेंट्स आपके? 9. 9. ओके, अब इसमें N स्टैंड्स फॉर व्हाट? जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नाइट्रोजन. Nitrogen. नए वाले जिसका फर्स्ट टाइम हो रहा है बच्चा लोग, N स्टैंड्स फॉर, Nitrogen. P स्टैंड्स फॉर, Phosphorus. Phosphorus. ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, Potassium. कार्बन, Carbon. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Calcium. कैल्शियम, sulfur, magnesium. सल्फर एंड मैग्नीशियम. ओके, Magnesium. तो ये एलिमेंट्स आपको जहाँ पे मिलेंगे, यू हैव टू जस्ट, आपको ऑड मैन आउट, मतलब कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका ये मैक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है. ओके, सो वी आर डन विद दिस मैक्रो एलिमेंट्स. मैक्रो एलिमेंट्स में आपके 9 एलिमेंट्स हैं. दूसरा, माइक्रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? इट इज 8. 8. माइक्रो मतलब कम, सो इट इज 8. मैक्रो में ज्यादा, सो 9. इसका कोड क्या है बच्चा लोग? BCl. BCl. Manamoni. Yes, मनमोनी, Fecusing. फेकुजिंक. ओके, सो 2, 3, 3 ऐसे याद करना है. ओके, सो BCl, मनमोनी, फेकुजिंक. B stands for boron, Cl stands for chlorine, Mn stands for manganese, Mo stands for molybdenum, Ni stands for nickel, Fe stands for iron, copper, zinc. समझ में आया? Yes. So this is the thing जो आपको थोड़ी सी याद करनी है. This is the code. ऐसे आपको याद करना है. 3, 3, 3. NPK, चो, कास, Mg, BCl 2, मनमोनी 3, फेकू, जिंक. यहाँ पे थोड़ा Cu वाला याद रखना. इट इज कू एंड नॉट को. ओके, समटाइम्स आप ऐसा को में कोबाल्ट आ जाता है तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो जाता है. ओके, इट इज फेकू, जिंक. So are we done with this? Minerals is divided into two parts depending on the amount that is required by the plant. So first one is macro element. So it is required by the plant in excess of 10 millimole per kilogram, and the another one is micro. And the another one is micro elements. That is, इसका number कितना है बच्चा लोग? It is 8 in number. That is less than 10 millimole per kilogram. ओके, सो इसमें और ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है. दिस इज द रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट. समझ में आया बच्चा लोग? Yes. ओके, टिल हियर एनी डाउट टू एनीवन? मैक्रो, माइक्रो, दैट्स इट. मैक्रो 9 नंबर. प्लांट्स का रिक्वायरमेंट कैसा है? मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम. माइक्रो में 8 इन नंबर, लेस देन 10 मिलीमोल ग्राम. और फिर याद रखना कि मैक्रो कौन सा, माइक्रो कौन सा. आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी ये है. ओके, मिनरल न्यूट्रिशन जहाँ पे हम प्लांट ग्रोथ करेंगे, तो अभी से पढ़ लोगे तो अच्छा है. जिसका नहीं हुआ है, जिसका हो गया उनको तो याद ही है. चलो फटाफट लिखो इसको. इसके बाद हम लोग मोबाइल, इमोबाइल पढ़ेंगे अगर टाइम बचेगा तो. Yes.
डन राइटिंग बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मोबाइल एंड इमोबाइल। मोबाइल मतलब क्या होता है बच्चा लोग? मूव कर सकते। Yes, It can move. the things that can move is called as mobile. Okay, so next elements is divided on the basis of the movement. तो कुछ elements ऐसे होते हैं जो move कर सकते हैं। ये सबका हो गया लिख के ना एकदम proper। So it is divided into two: mobile elements and immobile. So the elements that can move is called as mobile elements, and the elements that cannot move is called immobile elements. Okay, so mobile elements में भी movement कहाँ से कहाँ तक होगी? Any idea? अभी जैसे आपका ये ट्री है, ठीक है, ब्रांचेस है, लीव्स है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टाइप की वेराइटीज की लीव्स है। दिस इज ओल्ड लीफ एंड दिस इज यंग लीफ। समझ में आ रहा है इतना? तो अभी आपका जो ओल्ड लीव है, इट इज अंडरगोइंग एब्सेशन, यू कैन से दैट इज द फॉल। ठीक है, सीनीसेंस हो चुका है इसका, ये ओल्ड हो चुका है, सीनीसेंस हो चुका है। तो अभी ये मुझे पता है, प्लांट को पता है कि ये क्या होने वाला है, गिरने वाला अगले कुछ दिन में। तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स मोबाइल है ना, दैट कैन मूव, इट इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम दिस ओल्ड लीव्स टू द यंग वन। समझ में आया? सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मोबाइल एलिमेंट्स। Is it clear? That is going to travel from old to young ones. जो कि गिरने वाले हैं, पता है प्लांट को, तो क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को वो विड्रॉ कर लेगा ये ओल्ड वाले प्लांट से टू द यंग लीव्स। Is it clear to everyone? Yes. So mobile elements मतलब the elements that is going to travel from old to young one. जिसको क्लास में भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, अभी एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, तो अल्टीमेटली मुझे एक चीज बताओ, अभी ये ओल्ड से यंग में ट्रेवल किया, तो अफेक्ट कौन हुआ, यंग या ओल्ड वन? विच वन गॉट अफेक्टेड? लॉस किसको हुआ? यंग। यंग को लॉस होगा बच्चा, कैसे शारन? ओल्ड को। Old को. Because this nutrient, this minerals were withdrawn from old and provided to the young one. Correct? तो न्यूट्रिएंट्स तो ओल्ड के पास से विड्रॉ कर दिए गए ना, तो अफेक्ट कौन हुआ आपका? Old. Old leaves. Okay, so mobile element is going to affect old leaves. समझ में आया? यस। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे हम, चलो बताओ फटाफट एग्जांपल्स बताओ मोबाइल एलिमेंट के। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और बस 3 पढ़ा था हमने। यस। ओके, आपके इस चैप्टर में 2 और दिया है, दैट इज फॉस्फोरस एंड सल्फर आल्सो। एक मिनट, ये पोटेशियम, सो फॉस्फोरस एंड सल्फर 2 एडिशनल मिल गए। ठीक है, सल्फर आपने मोबाइल में दिया। इसमें मोबाइल में दिया, आई डोंट नो। ओके, so this is phosphorus, potassium, nitrogen and magnesium are the mobile elements that is going to affect, किसको affect करेंगे, old leaves को। okay, because they are withdrawn from the old one and provided to the young one। इतना clear है बच्चे लोग? now the next one is immobile। immobile just opposite, it is unable to move। correct? तो ultimately ये किसको affect कर रहा है, अगर ये movement नहीं दिखा पा रहा है, it is immobile, not able to move। तो ये अफेक्ट किसको करेगा जरा बताओ मुझे? हम लोग ओल्ड से लेके यंग को दे रहे हैं। अब अगर कोई एलिमेंट्स मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो हमारे यंग वाले को लॉस हुआ ना, उसको एलिमेंट्स नहीं मिल पाया। सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट Young leaves. समझ में आ रहा है ना सबको? और एग्जाम्पल्स क्या थे हमारे इमोबाइल में? कैल्शियम एंड सल्फर। ओके,
सबको समझ में आया? इज देयर एनी डाउट? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So minerals are divided into two types: mobile, immobile. Mobile में your nutrients, your elements are going to travel from the old and to the young one, because old जो गिरने वाले, fall होने वाले हैं, already old हो चुके हैं, senescence enter कर चुके हैं. So plant क्या करेगा? उनके पास से सारा nutrients withdraw करके young वालों को दे देगा. So such type of element that can travel from old to young one is called as mobile elements. For example is nitrogen, potassium, magnesium and phosphorus, that is ultimately going to affect the old leaves because old के पास से वो चीजें ले ली जा रही है. Immobile just opposite, the elements that cannot travel. अब ये travel ही नहीं कर पा रहा तो loss किसको हो रहा है? It is affecting to the young leaves and the example is calcium and sulfur. So we are done for today. फटाफट इसको लिख लो अभी. इसके आगे का we'll discuss in next lecture. जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है क्लियर है बच्चा लोग? आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. Done writing everyone? Yes, ma'am. सबका हो गया?